हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल एस्टेट चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का हिंदी माध्यम से एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये हम लोगों का कौन सा लेक्चर है? 14वां लेक्चर है और ये क्लास 12 का है। और आप लोगों को 13 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग ये जो 12th का जो फिजिक्स है, इसका अगर आप लोग पहला चैप्टर तैयार कर लिए तो आप लोगों को इसके हिसाब से सब चैप्टर अपने आप तैयार होता जाएगा। अगर ये पहला चैप्टर आपको नहीं आया तो ये मान लीजिए कि आपको फिजिक्स आएगा ही नहीं 12th का, ठीक है। इसलिए मैं पहला चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले चैप्टर पे आप लोग जोर डालिए, इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास नहीं, ठीक ना। मैं जैसे जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ उसी तरह बस पढ़ने का वही तरीका होता है, ठीक ना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा इमेजिन कीजिए, उसको थोड़ा फील कीजिए, क्योंकि फिजिक्स बहुत मोटा बुक है और उसमें एनसीईआरटी वाले बुक में बहुत शार्ट में दिया हुआ है, तो आप लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इस तरह पढ़ा दूँ ताकि आप लोग अब किसी बुक को उठाए तो आप लोग उसको देख करके आप लोग घबराए मत, उसको देख करके, ठीक ना। उसको देखते ही आप लोग स्कैन कर लें और उसका आंसर बता दें फटाक से, किसका ये होगा, इसको ऐसे ऐसे किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब मैं आपके आँख को स्कैनर बनाना चाहता हूँ फिजिक्स के लिए, ठीक ना। और जब मैं मैथ का पढ़ाऊँगा तो उसमें भी स्कैनर हो जाएगा आप लोगों का आँख, ठीक ना। तो यही मेरा मेन मोटिव है, ठीक ना। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ठीक ना। तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका एक और मात्र तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब कि पीछे रिवीजन करने के लिए जो हम लोग जो होमवर्क में दिए थे जो सवाल, उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों का पीछे का क्विक रिवीजन हो जाता है, ठीक ना। मतलब जल्दी से रिवीजन हो जाता है। देखिए क्या है, तो जो होमवर्क में जो हम लोग आपको पहला सवाल दिए थे, मैं दिया था एक वैद्युत द्विध्रुव जिस जो +3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, ठीक ना। आवेश कर लीजिएगा, मैं आवेश छोड़ दिया हूँ। आवेश से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 5 एंगस्ट्रॉम है। इसके मध्य बिंदु से 1 मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक ना। तो फिगर बना रहा हूँ, आप लोग देखिए किस तरह लगेगा। देखिए तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे दो, मान लीजिए कि आवेश है, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम का आवेश है, ठीक है। और यहाँ पे +4 नहीं, यहाँ पे +3 माइक्रोकूलम का आवेश है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक, टोटल। इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होता है एकदम बीच में, ठीक ना। तो इससे निरक्ष में मतलब इससे r दूरी पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे निरक्ष कोई पॉइंट P स्थित है और यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की यह कितना होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है E बराबर KP/R3, इतना होता है ना, KP/R3, यही तो फार्मूला है। और वही फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना है। और इतना R का मान क्या दिया है? R का मान दिया है 1 मीटर, ये दिया है 1 मीटर। मतलब इसके मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट P स्थित है और यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो हो गया निरक्षी में। तो अब देख लीजिए, तो इसमें क्या क्या दिया है? तो दिया है Q बराबर, इसका परिमाण लेते हैं। परिमाण मतलब ना माइनस लेंगे ना प्लस लेंगे, ठीक ना। हमेशा जब परिमाण की बात की जाए तो हमेशा परिमाण धनात्मक ही होता है, ठीक ना, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका Q धनात्मक ले लिए 3 माइक्रोकूलम, तो इसका हो गया 3 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि माइक्रो का मान 10⁻⁻6 होता है। और 12 का मान दिया है, द्विध्रुव का लंबाई 12 बराबर क्या दिया है? 5 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक ना। तो एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो अब हम लोग एंगस्ट्रॉम का मान यहाँ पे उठा कर रख दिया है एंगस्ट्रॉम की जगह पे, तो देख लीजिए। और R बराबर दिया है 1 मीटर और E का मान पूछ रहा है, तो हम लोग पता है एक फार्मूला P बराबर Q × 2L, ये फार्मूला पता है, ठीक ना। तो Q का मान दिया है और 2L का मान दिया है, सबका मान उठा के P का मान निकाल लीजिए। तो हम लोग को फार्मूला पता है E बराबर निरक्षीय स्थिति में 1/4πε0, या इसको K ही कहते हैं, K का मान है होता है ये, और इंटू P/R3 होता है, ठीक। और इसका मान होता है 9 × 10⁹ और फिर इसका मान रख दीजिए। अभी P का मान यहीं पे निकाले हैं हम लोग, तो इस P का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए। R का मान होता है, R का मान 1 दिया यहाँ पे, तो R का मान 1 रख के क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। अब देखिए 15 135, 135 में दशमलव जो होता है वो किसी भी अंक में अगर आगे नहीं दिखता है तो मतलब वो सबसे लास्ट में छिपा हुआ रहता है। तो सबसे लास्ट से उठा के इसको 2 कदम आगे कर रहे हैं तो इसमें 2 जोड़ दिया जाएगा। देख लीजिए 9 में जब -16 को जोड़ेंगे तो -7 बचेगा, लेकिन अब दशमलव को 2 कदम आगे उठा के कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा घात में। तो E बराबर 1.35 × 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। इसका E का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। इतना समझाया? तो ये आप लोग टैली कर लीजिए, मतलब इसको मिला लीजिए आप लोग जो होमवर्क किए हैं उसको, ठीक ना। और दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है एक वैद्युत द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻20 न्यूटन प्रति कूलम है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हम लोग को पता है इसका फार्मूला जो होता है EI = 2ET होता है। मतलब ये अक्षीय स्थिति का है, ये अक्षीय स्थिति का है, अक्षीय स्थिति का है, और ये क्या है, निरक्षीय स्थिति। मतलब निरक्षीय स्थिति में दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिल करके एक अक्षीय स्थिति की तीव्रता का सामना करते हैं, मतलब बराबर होते हैं, ठीक ना। ये अकेले इन दोनों के बराबर होता है, ये संबंध होता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, EI का मान दिया है और ET का मान पूछा है, इस फार्मूला में रख के कैलकुलेशन कीजिए, इतना आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, अब तो हम लोग को ये जो होमवर्क हम लोग दिए थे ये तो हम लोग देख लिए, और पिछले का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ रिवाइज हो गया है, ठीक ना। क्योंकि निरक्षीय स्थिति हम लोग उसका वैद्युत क्षेत्र में मतलब वैद्युत क्षेत्र में और निरक्षीय स्थिति पर अगर कोई हम लोग वैद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं तो उस पर कितना लगता है, E = KP/RQ लगता है निरक्षीय स्थिति में, और अक्षीय स्थिति में कितना लगता है, E = K2P/RQ होता है, ठीक। तो इतना आप लोगों को पता चल गया। और जो संबंध होता है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में, जो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है वो कितना होता है, EI = 2ET, जहाँ EI अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ET निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो मैं आप लोग को इतना बता दिया था, और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग का अगला जो पॉइंट है, जो हम लोग का अगला जो हेडिंग है उस पर, ठीक ना। तो देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म, ठीक ना। तो यही हम लोग का अगला हेडिंग है, ठीक ना। इस चैप्टर को आप लोग बस तैयार कर लीजिए, सब फिजिक्स आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि मुझे ये अनुभव है, जिस रास्ते से आप लोग गुजर रहे हैं उस रास्ते से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बार बार मैं इस बात पे जोर डाल रहा हूँ ताकि आप लोग एक चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें, ताकि अगला चैप्टर आपको पता चले। मैं अभी जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग खुद करते चले जाएंगे, ठीक ना। इस पर जो इस पर आधारित है सब उस पर होता रहेगा, ठीक ना, अपने आप होता रहेगा, ठीक ना। क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट आगे भी यूज, यही सब कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक ना। बस तरीका सीखिए, ठीक ना। देखिए, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र में। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास अगर हीरो का बाइक है, तो मैं अगर हीरो का बाइक चला लूँ, ठीक, तो क्या आप लोगों का फैशन प्रो दे दिया जाए, आई स्मार्ट दे दिया जाए, प्लेटिना दे दिया जाए, तो आप लोग नहीं चला पाएंगे। जब आप लोग उसको अच्छे से चलाना जानेंगे, ठीक ना। तो बस, और जो बाइक हैं उनका अगर मैं आप लोगों को गियर बता दूं कि इसका गियर ऐसे लगेगा, इसका गियर ऐसे लगेगा, तो आप लोग चलाना सीख जाएंगे, ठीक ना। तो बस यही है इसमें भी। अभी तो बस कोई भी एक बाइक लेकर के उसका क्या कर रहे हैं, उसको चलाना सीख रहे हैं। जब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं बस बता दूंगा आप लोग को, इसको ऐसे किया जाएगा, तो आप लोग खुद करते चले जाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तब क्या होगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, जब इसको आप लोग सीख जाएंगे तब होगा, इस तरह तब होगा। जैसे मैं बोला हूँ ना कि अगर हीरो को आप लोग चलाना सीख जाएंगे तभी और जो अन्य बाइक है उनको चलाना सीखेंगे, तभी चलाना आसान होगा। पर अनुभव चाहिए ना, तो यही इसमें भी है, ठीक ना। इसमें भी यही है, तो आपको इसी वे में लेना है, ठीक। तो देखिए, फिजिक्स बहुत मज़ा आता है यार, हमको तो बहुत मज़ा आता है पर्सनली, और अपनी बात करूँ तो, ठीक ना। तो आप लोग यकीन मानिए, पढ़िए तो फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, ठीक ना, ये मैं वादा कर रहा हूँ। चलिए, तो देखिए, बोला हूँ वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। अब बलयुग्म में क्या होता है, अब ये हो गया, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं बलयुग्म में क्या होता है। बलयुग्म को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। ये क्या होता है, टाउ होता है, ठीक। बलयुग्म को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ये बलयुग्म होता है। अब बलयुग्म कहाँ कहाँ काम आता है। बलयुग्म मतलब बल, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब बल का जोड़ा। बलयुग्म मतलब क्या है, बल का। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक ना। तो जोड़ा, अगर मैं जोड़े की बात करूं, कहाँ कहाँ हम लोग का बलयुग्म काम करता है। टोटी जानते हैं ना, टोटी जिससे पानी निकलता है, क्या हम लोग उसको खोलते हैं तो यहाँ दो बल कार्य नहीं करता है। देख लीजिए, एक अंगुली को इधर डायरेक्शन में हम लोग घुमा रहे हैं और दूसरे अंगुली पर इधर डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, मतलब दोनों बल समान है, एक बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, विपरीत होंगे, एक दूसरे से विपरीत होंगे। जैसे आप लोग न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े होंगे, ठीक ना, कि जब हम लोग किसी वस्तु पे अगर हम चोट लगाते हैं, उस पर हम लोग बल लगाते हैं, तो वो उल्टा हम लोग के जितना हम बल लगाए हैं उस पर उतना वो भी हम लोग पे बल लगाता है, मतलब विपरीत दिशा में अपने। मतलब ये दोनों क्या होता है, ये भी सेम वैसे ही है। बलयुग्म क्या है, दो बलों का
ऐसा है कि ये दोनों विपरीत दिशा में लगेंगे और ये इनका परिमाण हमेशा मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर रहेगा। कैसे? और हाँ, और पानी पीते हैं हम लोग, पानी पीते हैं तो हम लोग बोतल का जो बॉटल होता है उसका ढक्कन अगर खोलते हैं तो वहाँ पे भी बल युग्म काम करता है। पूछे कैसे? अंगूठे से ऐसे पकड़ते हैं हम लोग अंगुली से और उसको ऐसे नचाते हैं, मतलब एक अंगुली से बल हम लोग इधर दे रहे हैं और दूसरे से इधर दे रहे हैं। मतलब अब ये नहीं है कि इस पे ज़्यादा बल लगा दे, इस अंगुली पे ज़्यादा बल लगा दें तो इसे खुलबे नहीं करेगा। दोनों जब बराबर होगा, दोनों जब बल बराबर होगा तभी ये ढक्कन खुलेगा, ठीक ना। तो ये होता है बल युग्म। देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा बल लग रहा है, 2 जोड़ा नहीं, सॉरी 1 जोड़ा। देखिए यहाँ पे जोड़ा काम कर रहा है, 2 बल, तो यही बात है। तो बल युग्म में देखिए टाउ है ना, अगर मान लीजिए अगर मैं नल खोल दूँ, ये नल है, ठीक ना, इसको खोलने के लिए 2 बल लगाना पड़ेगा, एक उधर लगाना पड़ेगा, एक इधर। एक एफ है तो ये भी एफ लगाना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन अगर इसको बराबर करना है तो एफ बराबर -एफ करना पड़ेगा। मतलब इसको F1 मान लूँ, इसको F2 मान लूँ, तो इसको F1 बराबर F2 माइनस में करना पड़ेगा, तब ये होता है। देख लीजिए, एक को उधर लगाना पड़ेगा, एक को इधर, लेकिन इसमें कंडीशन है F1 बराबर F2 होना चाहिए। अगर ये 10 न्यूटन का है, ठीक है, तो ये भी 10 न्यूटन का होना चाहिए। ये माइनस बता क्या रहा है? ये माइनस दिशा बता रहा है, बस दिशा बता रहा है, दिशा बता रहा है, ठीक ना। आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इतना तो पता होता है कि यहाँ पे जो सदिश राशि होती है उसमें प्लस माइनस बस दिशा बताती है। प्लस माइनस से हम लोग को दिशा का निर्धारण करना होता है। तो देख लीजिए कैसे दिशा का निर्धारण हो रहा है। तो बल युग्म आपको समझ आया? तो देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं स्मॉल d मान लूँ, ठीक, और इस पे लगने वाला बल का परिमाण अगर मैं F मान लूँ, ठीक है, क्योंकि F1 बराबर F2 हो तो इसका परिमाण जब लिया जाएगा, इसका परिमाण ये माइनस में है, ठीक ना, इसका परिमाण अगर मैं लूँ और ये F हो जाए, ठीक, तो परिमाण F हो गया तो बल युग्म क्या होगा? बल युग्म किसे कहते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है, और यही फार्मूला होता है, ठीक ना, F इंटू डी, यही होता है बल युग्म का फार्मूला, ठीक ना। टाउ इज इक्वल टू F इंटू डी। F क्या है? इस पे लगने वाला बल है, और डी क्या है? इन दोनों बलों के बीच की दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, समझाया? तो देखिए यही बल युग्म है और यही समझाना था। तो ये फार्मूला भूल मत जाइएगा, 11th में है। अगर आप लोग 11th में नहीं पढ़े हैं तो इतना पहले उतार लीजिए, छाप लीजिए। तो छापने में आप लोग आगे हैं तो छापिए। तो देखिए अब चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो मैं मान लेता हूँ क्या, अभी मैं बोल दिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है कोई। चलिए एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिए, ठीक, वैद्युत क्षेत्र ई बना लिए। ई वेक्टर, ये क्या सदिश राशि है तो इस पे वेक्टर लगा लीजिए। तो देखिए इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत द्विध्रुव है एक, मान लेता हूँ ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे क्या है? प्लस क्यू आवेश है, समझ आया? और यहाँ पे मान लेता हूँ इसकी लंबाई पूरी टोटल कितनी है? 12 है, ठीक। और ये वैद्युत क्षेत्र से ना, ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ठीक ना, इसको ऐसे मिला दूं और इस दूरी को स्मॉल d मान लूं, तो फिर अब क्या होगा? क्या बोला हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया जिसका यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, और इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई तो 12 होती है, पता है इतना। और देखिए, और यहाँ से मैं एक रेखा को मिला दिया हूँ, वो भी सीधा करके, और इसकी लंबाई क्या मान लिया हूँ? स्मॉल d मान लिया हूँ, ठीक। तो स्मॉल d मान लिया हूँ। तो देखिए अब इसमें ना 2 बल लगेगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से इसमें भी एक बल लगेगा और इसमें भी एक बल लगेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसके वजह से बल कहाँ लग रहा है? इधर लग रहा है, मान लेता हूँ F1 मान लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 तरफ बल लगेगा, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से ये इधर बल लगेगा और इसमें प्लस का कारण इधर लगेगा, तो ये F2 मान लेता हूँ, ठीक है। ये F2 मान लिया, ये F1 मान लिया, और ये F2 माइनस क्यू इधर बल लगा रहा है, प्लस क्यू इधर बल लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 बल लग रहा है। अब सेम वही काम, देखिए यहाँ से ऐसे घूम के सीधा होना चाहेगा, ठीक है, ऐसे सीधा होना चाहेगा, ऐसे घूम के ये होना चाहेगा, सीधा होने का कोशिश करेगा, तो ये बल उधर लगेगा और ये बल इधर लगेगा। देख लीजिए
ऐसे ये घूमना चाहेगा, ऐसे घूमना चाहेगा तो मतलब यहाँ 2 बल लग रहा है। देखिए मेरा हाथ जैसे जिधर जा रहा है उधर बल लगेगा, बस ऐसे ही घूम के ये आके और वायु क्षेत्र की जो तीव्रता है इसी के समांतर होकर रुक जाएगा। तो मान लेता हूँ ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक ना। अब ध्यान से समझिएगा, अब मैं इतना काम जो किया हूँ ना वही चल रहा हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखने, ठीक ना। मैं क्या बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन ना, तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो देखिए यही जो हम लोग किए हैं वही लिखना है यहाँ पे। तो क्या क्या किए हैं हम लोग, देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 2l है, ठीक है। यही किया हूँ ना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है जिसकी लंबाई टोटल क्या है 2l है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब जितना यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना ही भी यहाँ होगा। इसका मतलब इसके अंदर, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कहीं किसी भी बिंदु पर बात किया जाए तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो बराबर होगी। अब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ और मिले और यहाँ पे कुछ और मिले और यहाँ पे कुछ और मिले, मतलब अगर इस क्षेत्र में बात किया जाए तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी, ठीक ना। बस इतना ही। तो एक वैद्युत क्या है, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में उपस्थित है और वैद्युत क्षेत्र रेखा से ना थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। देख लीजिए थीटा कोण बना रहा है ना इससे, और इसको डॉट 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 मान लीजिए ये भी तो एक वैद्युत बल रेखा ही है, तो ये कितना बना रहा है उससे थीटा कोण बना रहा है इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ठीक ना। यहाँ पे भी थीटा बना रहा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, यहाँ पे भी थीटा, इसको कहीं भी ले लीजिए तो यहाँ पे ये थीटा कोण बनाएगा ही, थीटा एंगल हमेशा बनाएगा, ठीक ना। इतना समझ आया। अब हम लोग को पता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हम लोग पीछे से पढ़ चुके हैं, Q × 2l होता है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, जहाँ Q क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण है और 2l क्या है, टोटल लंबाई है, ठीक है। तो अब देखिए इतना आप लोगों को समझ में आया। और अभी मैं एक चीज आप लोगों को पढ़ाया हूँ, बल युग्म, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से, और ये कितना होता है, F × d होता है, और ये सदिश राशि होता है। तो दोनों पे वेक्टर लगा दीजिए, ये तीनों क्या है, और इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि आप लोग 11 में पढ़े होंगे कि जब डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा तो अदिश राशि प्राप्त होती है, लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो सदिश राशि प्राप्त होती है। तो ये टाउ सदिश राशि है, तो इन दोनों के बीच जाहिर सी बात है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 11 का बात है, ठीक है, वो मैं 11 में पढ़ा रहा हूँ इसमें। तो आप लोग अगर 11 का क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये इतना बचा लीजिए, टाउ वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर × d वेक्टर होता है, ठीक ना। या अगर वेक्टर हटा देंगे तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, F × d हो जाएगा, बस, ठीक है। सदिश रूप में ये है, और बिना सदिश का बात करेंगे तो टाउ इक्वल टू FD होता है, ठीक। तो हम लोग को P का मान पता चल गया। अब देखिए अब प्लस Q और माइनस Q का आवेश के कारण कुछ इस पे बल लगेगा, ठीक ना। तो कुछ इस पे बल लगेगा, तो वो कितना लगेगा, देखिए लिखिए, प्लस Q व माइनस Q आवेश के कारण इसमें परिणामी बल मतलब उसको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। परिणामी बल F = क्या होता है, Q × E होता है। Q आवेश है ना, माइनस लेंगे ना प्लस लेंगे, ठीक ना। माइनस प्लस कुछ नहीं लिया जाएगा, परिणामी में ही बात होता है। और इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है, E बराबर होता है F/Q। तो यहाँ से F का मान निकाल लीजिए, F = क्या हो जाएगा, ये इधर भाग में तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, E × Q हो जाएगा। यही ना बोला हूँ, और यही तो यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक ना। यहीं पर बस परिणामी बल कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों
आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे कितना लगेगा, दोनों का परिणामी जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे प्लस और माइनस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ हमेशा धनात्मक की बात की जाएगी। ठीक ना, आप लोग अपने दिल के डायरी में लिख लीजिए। ठीक, तो देखिए इतना मैं आप लोग को बता दिया। ठीक ना, अब देखिए एक और चीज़ समझना है यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो साइड में मैं लिखता हूँ ना, इस फिगर को छोड़ के ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि ये सब जरूरी है समझने के लिए। अब देखिए अगर मैं एक त्रिभुज की बात करूँ, मैं कोई त्रिभुज ले लिया और ये एंगल थीटा है। ठीक ना, और ये जो भुजा है ये मैं मान लेता हूँ ए है। ठीक ना, तो जो ये थीटा सटा हुआ है इससे जो ये थीटा सटा हुआ है तो ये तो हो जाएगा ए कॉस थीटा। मैं यही बोल रहा हूँ, जिसे कोण सटा रहता है उसको इसको लेकर के यहाँ पे लिख के है, जो कोण सटा रहता है उसको कॉस के साथ लिख लेते हैं, और जिसके साथ नहीं सटा रहता है इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा ए है तो ए कर लीजिए यहाँ पे। ये एंगल नहीं सटा हुआ है तो इसे साइन के साथ लिख लेते हैं। इतना समझ में आया ना। तो अब देखिए अब ये एंगल इससे सटा हुआ है। ठीक, तो इसका मान कितना होगा, एंगल सटा है और यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये एंगल सटा है ना इससे, तो इसे लिख लेंगे कास के साथ लिख लेंगे तो कास थीटा हो जाएगा। इसका मतलब इस रेखा का मान कितना हो जाएगा, 12 कास थीटा। तो यहाँ से एंगल तो सटा नहीं है, सेम यही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे तो एंगल सटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 है तो इसको डी बराबर क्या हो जाएगा, डी का मान और इसका पूरा डी है और जो हम लोग निकाल रहे हैं ये भी डी है, तो इसके मान के बराबर हो जाएगा ना। तो देखिए तो यहाँ पे 12 है तो 12 कर लीजिए, और ये एंगल इससे सटा नहीं है तो इसे साइन के साथ लिख लेते हैं, साइन थीटा। ओके, तो अब देखिए अब आप लोग को एक और चीज़ मिल गया। अब देखिए क्या मिल गया, डी बराबर मिल गया, डी बराबर क्या मिल गया, 12 साइन थीटा। ठीक, इसको 3 मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या लिखते हैं, लगने वाला बल युग्म टाउ इक्वल टू होता है क्या, एफ इंटू टी। एम आई राइट, यही नहीं होता है फार्मूला, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी, बता चुका हूँ, टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। तो टाउ क्या है, बल युग्म है, और यही बल युग्म तो निकालना है, तो बस टाउ का मान रख दीजिए, टाउ इक्वल टू एफ का मान यही निकला है, रख दीजिए फटाक से यहाँ निकाल के, एफ का मान ये निकला तो इसके स्थान पर रख दीजिए, देखने के लिए नहीं निकला है, देखिए क्यू इंटू ई, इंटू है तो इंटू कर लीजिए, और डी का मान यहाँ से उठा कर रख दीजिए, फटाक से यहाँ से उठा कर रख दीजिए, क्या दिया है 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। कोई गुनाह तो नहीं कर दिया ना बाबू। तो देखिए एफ का मान रख दिया हूँ और डी का मान रख दिया हूँ, कोई गलती तो नहीं किया हूँ ना, रख दूँ तो रख दिया यहाँ पे। अब इतना समझ में आया। अब देखिए टाउ इक्वल टू, ठीक ना, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, ठीक ना, खूबसूरत लगने के लिए थोड़ा इसका मेकअप कर दूँ, ठीक ना। तो कैसे करूँगा, देखिए इसका मैं मेकअप कर रहा हूँ, ई को ई कर दे रहा हूँ, ठीक, और क्यू को क्यू और 2l को 2l कर दे रहा हूँ, और साइन थीटा है तो साइन थीटा कर ले रहा हूँ। और q इंटू 2l, ध्यान से देखिए, q इंटू 2l के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम लोग, p रख सकते हैं। देखिएगा q इंटू 2l के स्थान पे और हम p रख दें तो क्या कोई गुनाह कर दूंगा, सरकार फांसी दे देगी हमको, हाँ दे देगी। ठीक है, देखिए टाउ है तो टाउ कर दीजिए, ठीक, और ई है तो ई कर दीजिए, और इसके स्थान पे क्या रख ले रहा हूँ, q इंटू 2l के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, p रख सकता हूँ। q इंटू 2l के स्थान पे p रख दे रहा हूँ तो देख लीजिए p हो गया, और साइन थीटा हो गया तो साइन थीटा रख दीजिए। ओके, तो ये होता है आप लोगों का, और थीटा एंगल के साथ अगर बल युग्म निकालेंगे तो ये फार्मूला होता है बाबू। अब सब निकल गया। अब देखिए एक और चीज़ आपको बात बताना है, थोड़ा सा यहाँ पे खींच दे रहा हूँ, अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं तो अच्छे से बनाते जाइएगा, ठीक ना। और ये जो साइड में ये जो दिख रहा है जो छोटा छोटा ये सब आप लोगों को लग रहा होगा कि बिना काम का, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आप लोग इसको छोड़िएगा मत। देखिए मैं 11 का एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोग 11 पढ़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़े नहीं है तब यहाँ समझ लीजिए। देखिए अगर मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। गॉट माय पॉइंट। और नेक्स्ट बात किया जाए तो होता है ए वेक्टर और क्रॉस की बात की जाए, दो ही सदिश में, दो और सदिशों का है तो दो ही बार गुणा होता है, वो भी किस तरह, एक बार डॉट की तरह एक बार क्रॉस की तरह। तो अगर क्रॉस की बात की जाए, क्रॉस प्रोडक्ट, तो यह होता है ए बी, और ये होता है साइन थीटा, ठीक ना। मतलब एक बार अगर डॉट की बात की जाए तो कॉस थीटा हो जाता है, और साइन की बात की जाए तो क्रॉस होता है।
क्रॉस होता है तो साइन रहता है, ठीक है, ये देख लीजिए, यही है फार्मूला। तो अब यहाँ पे देखिएगा पी साइन थीटा है ना, यहाँ पे ए के स्थान पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसको लिखूँ पी साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे है पी, यहाँ पे है ई साइन थीटा, ठीक है। मतलब इसको ऐसे, इसको और हम इसके हिसाब से इधर लिख सकते हैं, तो क्या इधर से इधर नहीं लिख सकते हैं, मतलब पी ई साइन थीटा जो है इसके हिसाब से इधर और लिखा है तो पी हो गया। अब वेक्टर है तो इसको वेक्टर कर दीजिए, क्रॉस है तो क्रॉस कर दीजिए, बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ई कर रहा है तो ई कर लीजिए, और वेक्टर है तो वेक्टर कर लीजिए। मतलब अब उसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, बस यही काम कर लीजिए। और सदिश में बात की जाए, लिख लीजिए बल युग्म सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, थोड़ा लंबा पड़ गया है तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब सदिश में क्या होगा, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू, अब ये पी ई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर कर लीजिए क्रॉस पी वेक्टर कर लीजिए, और यही हो जाएगा आप लोगों का फार्मूला। चाहे इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू, इसको आगे पीछे कर सकते हैं तो पी वेक्टर और क्रॉस ई वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इतना समझ में आया, तो इतना आप तक नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो देखिए अब इसको लिखना कैसे है अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये हेडिंग डालिएगा, फिर ये सब लिख लीजिएगा, इतना लिखना ऐसे ही लिख करके और ऐसे लिख लीजिएगा, इतना लिख करके ऐसे लिख लीजिएगा, और फिगर साइड में बनाए रखिएगा। और ये क्या है ना, ये सब ना रफ कार्य है, इस रफ कार्य को लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ से रफ कार्य कॉपी के साइड में लिखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आप लोग नोट अपने हिसाब से बनाइए, ठीक ना। लेकिन मैं एक भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, आप लोग अपना बुक उठा के देख लीजिएगा, एक भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट एक एक करके आप लोगों के सामने खींच के ला करके उसको फोड़ डालता हूँ, ठीक ना। तो देखिए, और एक बार और समझ लीजिए मैं कैसे समझाया हूँ। मैं बोला हूँ कि एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है, सदिश है तो इसको ई वेक्टर से दिखाने से कोई गुनाह नहीं ना किया है बाबू। तो देखिए, तो बस मैं सदिश बना दिया, ठीक, और इसमें वैद्युत द्विध्रुव रख दिया हूँ। समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, समझ में आया। और इसकी लंबाई की टोटल कितनी है, 2l है, 2l कर दिया हमने। और हम बोले हैं पहले ही बोले हैं डिस्क्रिप्शन में कि क्षेत्र रेखा से थीटा कोण पर बनाता है, मतलब थीटा कोण बनाता है। तो देख लीजिए थीटा कोण बना रहा है, यही रेखा है। और ये मैं अपने पास से मान लिया हूँ डी, तो डी का मान अभी मैं बताया हूँ इसके हिसाब से, जिसके साथ सटा रहता है कोण उसे cos थीटा के साथ लिखते हैं। और इसको यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, और जो सटा है cos थीटा, जो नहीं सटा है sin थीटा। तो वही काम किया हूँ। देखिए जो सटा है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप लोग मिटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हमको जिससे मतलब होगा उसी को ना बुलाएंगे, जिससे मतलब नहीं होगा उसको भी बुला लेंगे। ये इतना होता है, ये बस हमको जानना है, बस इसका यूज नहीं है तो इसको भगा दीजिए। हमको मतलब इससे, तो हम इसी के पास ना जाएंगे, तो हम इसके पास आए। तो इसका मान हो गया 2l है तो 2l कर दीजिए, cos थीटा इसके साथ नहीं जुड़ा है तो यहाँ sin थीटा कर दीजिए, ओके। और एक बल उधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, क्योंकि मैं बताया हूँ बल युग में यहाँ 2 बल कार्य करेगा। टोटी खोलते हैं हम लोग, 2 बल कार्य करता है। बॉटल का ढक्कन खोलते हैं हम लोग, 2 बल कार्य करता है, ठीक। किसी चीज़ पे अगर हम लोग धक्का मारते हैं तो क्या करता है, वो भी अपोजिट फोर्स लगाता है। तो ये तो थर्ड लॉ हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 बल विपरीत यहाँ पे भी कार्य कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी बल युग्म में कार्य कर रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हूँ, बहुत ही व्यवहारिक एग्जाम्पल था, आप लोगों को पता है। तो ये ऐसे उतारना है। अब इसकी शॉर्ट ले लीजिए एक बार हो। तो चलिए अगर इसका मात्रक का बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए मात्रक क्या हुआ है, इसका भी मात्रक और इसका मात्रक दोनों बराबर होगा। ये दोनों सदिश है तो सदिश भी कर सकते हैं, तो सदिश अभी यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे मात्रक की बात की जा रही है। तो मात्रक कितना हो जाएगा इसका, ये इसका क्या होता है, इसका होता है न्यूटन। तो न्यूटन हो गया, ये क्या है, ये एक दूरी है, डिस्प्लेसमेंट इसका मीटर हो जाएगा। मतलब इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक ना। यही मात्रक होता है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे मात्रक क्या होगा, दोनों मात्रक दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, बस ये समझ लीजिए। तो ये क्या है, मैं अगर बात करूँ गाय का दूध और भैंस का दूध, अब कोई भी दूध हो, दूध ही तो है, वही सेम बात यहाँ पे है। ये बस कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मात्रक दोनों का समान है, एक बराबर होगा। तो इसका मात्रक क्या होता है, जो द्विध्रुव है इसका मात्रक होता है, इसका कूलाम इंटू मीटर होता है, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ई बराबर, इसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक। तो उठा कर रख दीजिए, इसका मान क्या है, कूलाम इंटू मीटर, गुणे क्या है इसका, ई का न्यूटन
प्रति कूलाम, तो कूलाम से कूलाम खत्म। इसका भी कितना आ गया, न्यूटन इंटू मीटर, देख लीजिए मात्रक निकल गया। और वीमा की बात की जाए, वीमा की, तो वीमा कितना होगा, न्यूटन ना, न्यूटन का कितना होता है, MLT-2 होता है। और ये क्या है, मीटर है, मीटर एक लेंथ होती है, लेंथ का L होता है बस। तो L, ये इसका वीमा कितना हो गया M, और L क्या हो जाएगा, L²T-2, सो दैट्स इज योर डायमेंशन ऑफ टॉर्क, ठीक ना, मतलब टाउ। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। मैं बस यहाँ पे ये बताने का कोशिश किया हूँ कि आप किसी भी फार्मूले को लेकर के चलेंगे, उसका बीमा और मात्रक समान आएगा, ठीक ना। बस यही कहने का मतलब है, फिजिक्स को फील कीजिए, ठीक ना, रटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप लोग रटते रटते पागल हो जाएंगे, पागल खाने में चले जाएंगे, फिर भी ये फिजिक्स आएगा नहीं। तो इसलिए सोचने का और ये समझ कर लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, अभी तो हम लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का मात्रा ज्ञात किए हैं कि कितना लगता है, उस पर जो उस पर बल युग्म लगता है वो कितना लगता है, अगर वो वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो तो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया हो तो इस पर कितना बल कार्य करता है, वो भी बल युग्म मतलब जोड़ा कितना बल कार्य करता है, वही हम लोग निकाले हैं। तो वो कितना निकलता है, टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, या इसे बात की जाए टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक। मैं अभी बताया हूँ ना, कब डॉट प्रोडक्ट होता है, कब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये सब 11वीं की सदिश में ये चैप्टर पढ़ा जाता है, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर है आप लोगों का, दूसरा नहीं तीसरा है, फिजिक्स तीसरा है ये सदिश वाला जो है, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम बात करने जा रहे हैं, अगला हम लोग का पॉइंट क्या है उसे देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा फिजिक्स को फील करते रहिए बस और मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो देखिए क्या है अगला, आवेश का सतत वितरण। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बाबू, बस आप लोग वैसे ही पढ़ते चलिए, और मेरा एक लेक्चर बस एक दिन में अटेंड कीजिए, बाकी आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, फील हो जाएगा फिजिक्स आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये कितना है, यह निम्नलिखित है, यह निम्नलिखित है, यह निम्नलिखित है। इसमें से जो पहला होता है वो है आवेश का लंबाई में वितरण, ठीक है। तो आवेश का जब लंबाई में वितरण होता है वो कितना होता है, देखिए तो इसमें क्या होता है ना, अगर मैं कोई लंबी वस्तु ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें ना मैं आवेश को इसको आवेशित करना चाहता हूँ, मतलब इसमें आवेश को मैं इस पर लगाना चाहता हूँ, मैं मान लीजिए, ठीक ना, तो आवेश को मैं इस पर चढ़ा रहा हूँ, मतलब इस पर लगा रहा हूँ, इसे आवेशित कर रहा हूँ। तो क्या होता है, आवेश ना यहाँ पे जब प्रवेश करेगा तो यहाँ से प्रवेश करते करते सब जगह पूरे लंबाई में हर जगह आवेश की मात्रा समान पूरा बंटा जाएगा, मतलब छिटा जाएगा, पूरा हर जगह छिटा जाएगा, और हर जगह उतना ही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और है तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे हर जगह बराबर आवेश की मात्रा होगी, जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, हर जगह बराबर होगा। और कोई लंबी वस्तु ले रहा हूँ और इसको आवेशित कर रहा हूँ, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हर जगह एक समान रूप से आवेश क्या होगा, वितरित हो जाएगा, और हर पॉइंट पे अगर कहीं भी इस पे पॉइंट लिया जाए तो वहाँ आवेश की मात्रा समान होगी। ओके, तो ये लिखना है। चलिए लिखते हैं, जब किसी लंबे वस्तु को आवेशित किया जाता है तो जब किसी लंबे वस्तु को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके संपूर्ण लंबाई, मतलब पूरे लंबाई में, आवेश उसके पूरे लंबाई कर लीजिए। संपूर्ण करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा हैवी वर्ड लगेगा, अरे सर जी क्या लगवा रहे हैं, समझ नहीं रहा है, क्या लिखवा रहे हैं। चलिए आप लोग आसान भाषा में लिखिए। देखिए भाषा कोई हो, बस एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपको लॉजिक पता है कि नहीं। अगर आप लॉजिक और आप उसको समझा दे रहे हैं किसी भी लैंग्वेज से, ठीक है, तो आपको नंबर दे देगा, पूरा फुल देगा, ठीक ना। तो देखिए उसके पूरे लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, मतलब छिटा जाता है, वितरित हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ
एक मैं कोई लंबी वस्तु ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और इसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यही मान लीजिए मार्कर है और इसको आवेशित कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए प्लस आवेश से आवेशित कर रहा हूँ इसको, मैं प्लस आवेश से इसको आवेशित करूँगा, ठीक है, इस पर आवेश तो इधर चढ़ता जाएगा आवेश और चढ़ता जाएगा और यहाँ पे सब जगह क्या होगा, एक समान रूप से सब आवेश आके इसमें छीटा जाएगा। मान लीजिए प्लस से कर दिया, ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग माइनस से भी कर सकते हैं, तो मान लीजिए माइनस से कर दे रहे हैं, क्या करना है आप लोगों को, तो लीजिए माइनस से कर दे रहे हैं, हर जगह माइनस माइनस आवेश हो जाएगा। किसी आवेश से कीजिए, आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, प्लस या माइनस, तो आप लोग जिससे मन करे उसे कीजिए और इसको आवेशित किया जा रहा है। तो ये कहिए या ये कहिए, मतलब दोनों वस्तुएं क्या है, लंबी है और इसको जब आवेशित करेंगे हम लोग तो एक समान रूप से आवेश सब जगह आ जाएगा, छीटा आ जाएगा उसमें, ठीक ना। और ये क्या होता है, आवेश का लंबाई में वितरण होता है, ठीक। तो चलिए, तो देखिए अब इसमें इसी का ना थोड़ा हम लोग इसमें का जो फार्मूला होता है वो निकल लिया जाए। तो देखिए, तो इसका फार्मूला में जो होता है वो हेडिंग डाल लिया जाए, तो क्या होगा, आवेश का रेखीय घनत्व। तो आवेश का रेखीय घनत्व जो है ना, अब इसमें देखिए क्या है, तो अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और इस पूरे लंबाई को क्या मान ली जाए, एकांक मान लिया जाए, एकांक मान लिया जाए इस पूरे लंबाई को, ठीक है। और इसमें आवेश की मात्रा कितनी मान लिया जाए, क्यू मान लिया जाए, ठीक है। तो इसका जो रेखीय घनत्व होगा वो कितना होगा, लेमडा इक्वल टू क्यू अपान, इसका एकांक लंबाई है ना, तो एकांक लंबाई बस इसी को एकांक लंबाई में, ठीक है, तो क्यू अपान एल होगा, क्योंकि एल का मान अगर 1 कर दिया जाए तो लेमडा बराबर क्यू हो जाएगा, मतलब एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, रेखीय घनत्व कहेंगे। तो यहाँ पे अभी लिखवा के और अच्छे से समझा रहा हूँ, अभी बस उतना मैं क्विक बताया हूँ बहुत जल्दी। देखिए, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रेखीय घनत्व कहलाती है या कहलाता है, कुछ भी कर दीजिएगा, ठीक है। कहलाती है और कहलाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लड़के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसे लैम्डा, इसे क्या कहते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए, रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान यल। अब इसका इसी से ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप लोग इसका ये अपने आप लिख लेंगे। पूछिए कैसे, अगर यल का मान 1 कर दिया जाए, यदि, ये मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को क्योंकि हमेशा आएगा, और यल का मान 1 कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिए 1 से किसी में भाग देंगे वही मान आएगा, तो यल का मान 1 यहाँ पर रख देंगे तो लेमडा बराबर क्यू नहीं आ जाएगा। तो यही तो बोला हूँ, एकांक लंबाई, एकांक मतलब 1, जब इसका लंबाई अगर 1 कर दिया जाए तो जो उसमें आवेश की मात्रा जितनी रहेगी ना उतनी ही को कह देंगे कि उसका घनत्व है, उतना ही क्या होगा, उसका घनत्व होगा। अगर इसकी लंबाई और 1 हो तो यही बोला हूँ, यल बराबर 1 हो तो यल का मान अगर 1 रख देंगे तो लेमडा बराबर क्यू हो जाएगा। तो यही है रेखीय घनत्व, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, जो 3 होता है उसमें से हम लोग एक खत्म कर दिए, अब 2 बचा है, अब इसमें से दूसरा देखते हैं क्या है। तो देखिए अब क्या है दूसरा, आवेश का सतह या पृष्ठीय वितरण, मतलब अभी तो हम लोग एक लंबे वस्तु में आवेश की मात्रा निकाले हैं, अब एक लंबे और चौड़े दोनों होगा, मतलब लंबाई भी होगा, ठीक है, लंबा भी होगा और क्या होगा, चौड़ा भी होगा। और पहला वाला क्या निकाले थे, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और अभी हम लोग पहला वाला क्या निकाले थे, जिसमें सिर्फ क्या हो, जो सिर्फ क्या हो, लंबा हो, ठीक है। अभी तीसरा हम लोग क्या निकालेंगे, जो लंबा भी हो, चौड़ा भी हो और क्या हो, मोटा भी हो, ठीक है, जैसे ये है, समझाया। इसमें क्या है, ये क्या है, ये तो लंबा हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, चौड़ा हो गया, चौड़ा नहीं, चौड़ा ये हो गया, और मोटा ये हो गया, ये क्या है, मोटाई है, तो ये क्या हो गया, मोटा हो गया, ठीक है। तो चौड़ा मोटा लंबा तीनों हो, ठीक है। तो यही 3 पढ़ना है, तो इसमें से एक लंबा वाला खत्म कर दिए। अब चलिए लंबाई वाला भी, मतलब लंबा चौड़ा दोनों वाला देखा जाए, जिसे पृष्ठीय कहते हैं,
ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, तो मैं अगर ऐसे वस्तु को लूँ, ठीक ना, तो इसमें कहा जाए जब किसी पृष्ठीय वस्तु को, मतलब जिसका पृष्ठीय वस्तु को, अब पृष्ठीय क्या होता है, अब पृष्ठीय समझ लीजिए थोड़ा सा, तो पृष्ठ बराबर होता है क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ पे पृष्ठ का भी मान लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो क्षेत्रफल का भी मान लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, यानी पृष्ठ बराबर क्षेत्रफल होगा, ठीक है। क्षेत्रफल का मान लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों, देख लीजिए लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो इसको पृष्ठीय कहिए या क्षेत्रफलीय कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो जब किसी पृष्ठीय वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो आवेश इसके संपूर्ण मतलब पूरे, आप लोग संपूर्ण मतलब पूरे समझ लीजिए, पूरे क्षेत्रफल कहिए या क्या कह दीजिए, क्षेत्रफल या पृष्ठ कहिए, क्षेत्रफल या पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, मतलब छिटा जाता है, वितरित हो जाता है, इसे आवेश का सतह या पृष्ठीय वितरण कहते हैं, ठीक ना। मतलब अगर इसकी बात की जा रहा है, इसकी बात करिए, दूसरा पढ़ रहे हैं ना हम लोग दूसरा, तो देखिए ये है, और इसको हम लोग आवेशित करें, इसको हम लोग क्या करें, आवेशित करें। मान लीजिए प्लस प्लस से कर रहा हूँ, माइनस माइनस से भी कर सकते हैं, तो इसको अगर मैं आवेशित करूँ तो ना प्लस ना हर जगह इसमें एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, मतलब हर जगह होगा, ठीक है, इसमें हर जगह होगा, उतना ही होगा, ये नहीं कि कहीं गजीन हो, कहीं कुछ भी हो, ये नहीं होगा, हर जगह समान होगा। मतलब इसमें कहीं भी अगर बात किया जाए तो आवेश क्या होगा, हर जगह समान होगा। और इसको क्या कर रहा हूँ, आवेशित कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बात करूँ या फिर यहाँ पे इसमें कहीं भी बिंदु लिया जाएगा तो वहाँ पे आवेश सब जगह बराबर उसमें छीटा गया होगा, छिटाया होगा कितना, बराबर। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और है तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और होगा, हर पॉइंट पे बराबर आवेश छिटाया रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आवेश का पृष्ठीय वितरण, मतलब इसके पूरे पृष्ठ में आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित हो गया है, ठीक है। तो आवेश का अब पृष्ठीय घनत्व तो देखेंगे। अब क्या है, आवेश का सतह या पृष्ठीय घनत्व, ठीक ना। तो अब इसको देखिए, ठीक ना, तो देखिए, तो इसमें क्या होगा ना, अगर इसके हम पूरे क्षेत्रफल को एक मान ले, ठीक ना, इसके पूरे क्षेत्रफल क्या मान ले, एक मान ले, और इसमें जब तक आवेश की मात्रा क्या होगी, तो इसका पूरा मैं क्षेत्रफल क्या मान ले रहा हूँ, क्षेत्रफल क्या होगा, एक है, और पूरा आवेश की मात्रा क्या है, आवेश की मात्रा पूरा क्या है, क्यू है, आवेश की मात्रा इस पे पूरा क्यू है, तो जो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी आवेश का सतह या पृष्ठीय घनत्व कहलाएगा। सतही या पृष्ठीय घनत्व कह सकते हैं, या सतह या पृष्ठीय घनत्व कह सकते हैं। इतना समझ आया, बस यही लिख लीजिए। तो लिख लीजिए एकांक क्षेत्रफल या पृष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ और क्षेत्रफल का मान एक ही होता है, ठीक है, में आवेश की मात्रा आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है, पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा, इसे क्या कहते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा, देखिए लिख लीजिए, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर, अब क्या हो जाएगा, इसका जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है, क्यू है, और इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, एकांक है, तो मतलब क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से करते हैं, तो ए कर दीजिए, तो
Q इक्वल टू सिग्मा बराबर Q अपन A हो जाएगा। और इसका मात्रक का बात किया जाए, मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, सिग्मा का मात्रक, तो सिग्मा का मात्रक हो जाएगा ऊपर क्या है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, अब बटे है तो प्रति, क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, मतलब क्या होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी विमा की बात की जाए, विमा क्या होगा, तो इसका विमा क्या होता है कूलाम का 80 होता है, बटे है तो बटे, ये क्या है मीटर स्क्वायर है, मतलब एक लेंथ है तो लेंथ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 यल पर माइनस 2, या इसको या इस तरह भी लिख सकते हैं, यल को पहले कर दीजिए तो यल पर माइनस 2 80, ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह पहले वाला का भी लिख लीजिए, ठीक ना, ये मैं कुछ टाइम के लिए मिटा रहा हूँ, पहले वाला का मैं भूल गया हूँ, ठीक ना, तो उसको लिख लीजिएगा। उसका जो पहला होगा उसका क्या फार्मूला था, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L था, ठीक। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक है वो कितना हो जाएगा, ऊपर कूलाम है तो ये हो जाएगा कूलाम, कूलाम हो गया, अब बटे है तो बटे, लंबाई है तो क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका विमा का बात किया जाए, विमा, तो विमा क्या होगा कूलाम का 80 होता है, ठीक है। अब बटे है तो बटे, इसका मीटर का यल होगा तो सिर्फ यल होगा, नीचे +1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा L पर -1 80 हो जाएगा, ठीक है। या इसको कह सकते हैं 80 L पर -1, ये भी कह सकते हैं। तो इतना आवेश का, ये पहले वाले में कर लीजिएगा, तब इसको उतारिएगा छापिएगा, ठीक ना, क्योंकि आप लोग छापने में बहुत आगे रहते हैं, तो ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, दो पढ़ लिए, ठीक ना, लंबाई वाला क्षेत्रफल वाला। अब क्या हम लोग देखेंगे आयतन वाला, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों हो। पहला में सिर्फ लंबा था, दूसरा लंबा चौड़ा दोनों था, अब तीसरा मोटा भी होगा, ठीक है, तो अब उसमें पढ़ा जाए। तो ये दोनों तो हम लोग दाग दिए इन दोनों को, अभी तीसरे के बारे है, देखिए। तो तीसरे के बारे में क्या किया जाए, तीसरा, हाँ, तो इसका क्या होगा, आवेश का, आवेश का आयतनीय वितरण, मतलब आयतन में वितरण कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आवेशित कर रहा हूँ, तो आवेश क्या होगा इसके संपूर्ण आयतन में, मतलब हर जगह क्या होगा प्लस प्लस एक समान रूप से, मैं मान लीजिए प्लस प्लस आवेश से आवेशित कर रहा हूँ, तो लंबाई चौड़ाई मोटाई में तीनों क्या होगा एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस से कर रहा हूँ तो माइनस से भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। दिल दिमाग सब यहाँ रहना चाहिए, दिल दिमाग फेफड़ा गुर्दा सब कुछ दिल से पढ़िए बाबू, दिल किसी और को ना देना बाबू। देखिए तो मैं इसको क्या किया आवेशित कर दिया, तो जब आवेशित कर दिया हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि इसके संपूर्ण आयतन में आवेश क्या है एक समान रूप से, मतलब जितना यहाँ है उतना ही भी यहाँ होगा, मतलब कहीं भी बात किया जाए तो हर जगह एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, मतलब छिटा गया है आवेश एक समान रूप से, तो क्या कहलाएगा, वो देख लीजिए क्या कहलाएगा, आवेश का आयतनीय वितरण कहलाएगा। तो बस हम लोग इसी को लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, किसी आयतनीय वस्तु को आवेशित करने पर आवेश उसके संपूर्ण मतलब पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित मतलब छिटा गया है, ठीक ना, वितरित हो जाता है, इसे आवेश का आयतनीय वितरण कहते हैं। तो क्या बोला हूँ, जब मान लीजिए कोई आयतनीय एक वस्तु है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों है और मैं उसको आवेशित कर रहा हूँ, तो आवेश क्या होगा, अगर माइनस माइनस करूँ तो सब जगह माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस करूँ तो सब जगह प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन हर जगह समान होगा। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और है तो यहाँ पे कुछ और हो, यहाँ पे जितना होगा वहाँ पे भी उतना ही होगा,
समझ आया। तो यही क्या है, यही आयतनीय में आवेश का वितरण होता है, ठीक है। तो अब इसके घनत्व की बात कर लीजिए, मतलब आवेश का आयतनीय घनत्व, ठीक है, आवेश का आयतनीय घनत्व। अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि इसका पूरा आयतन क्या है, पूरा आयतन क्या है, आयतन, इसका आयतन मैं मान लेता हूँ 1 है, ठीक है। तो और इस पे आवेश की मात्रा क्या हो गई, आवेश कितना हो गया, आवेश क्या हो गया, Q मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस पे पूरा आवेश क्या है, Q है मान ले रहा हूँ, और इसका जो आयतन है वो 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका घनत्व तो कितना होगा, तो लिखिए एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, आवेश का आयतनीय वितरण कहलाता है। इसे रो ROW कहिए, या इसे हिंदी में रो कह दीजिए, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश की मात्रा टोटल क्या है, यल है, और आयतन तो एकांक है, मतलब भी है। आयतन को हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, एकांक हम लोग कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये भी होता है, ठीक है। एकांक मान लिया जाता है, क्योंकि अगर देखिए फार्मूला क्या होता है पहले समझ लीजिए। तो आवेश का आयतनीय घनत्व रो इक्वल्स टू क्या होता है, आवेश की मात्रा Q है और इसका आयतन क्या है, एकांक है। मतलब एकांक का मतलब समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, यदि एकांक आयतन मतलब V बराबर क्या हो, 1 हो, तो आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, उसका आयतनीय घनत्व कहलाता है। तो पूछिए कैसे, यहाँ पे 1 रख दीजिए V के स्थान पे। तो V के स्थान पे जब हम लोग 1 रख देंगे तो रो बराबर Q नहीं हो जाएगा। तो यही तो बोला हूँ, जब इसका एकांक आयतन हो जाएगा तो जितना आवेश का मात्रा होगा वही क्या कहलाएगा, देखिए उसका आयतनीय घनत्व कहलाएगा। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो इसलिए फार्मूला जैसे ना, ये इसका परिभाषा लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। ये तरीका होता है जहाँ पे आप लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे फार्मूला ना, वहाँ पे नीचे वाले को एक करके और उसको से इसकी मात्रा इसके बराबर कर देते हैं, ठीक ना। हर देखिए पहले वाले में भी वही किए थे, दूसरे वाले में भी वही किए थे, और ये तीसरे वाले में भी हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है। तो देखिए अब इसमें अगर मात्रक का बात किया जाए, मात्रक का, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। बटे को क्या कहते हैं, प्रति कहते हैं। और आयतन का क्या मात्रक होता है, मीटर क्यूब होता है, ठीक ना। इतना नहीं समझ आ रहा है क्या। तो मान लीजिए आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई चाहे मोटाई, कुछ भी कर लीजिए। तो लंबाई भी मीटर में होता है, चौड़ाई भी मीटर में होता है, ऊंचाई भी मीटर में होता है। लीजिए बाबू, मीटर 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 3 वाला मीटर क्यूब हो गए, तो वे तो लिख ले बनी, गुनाह कर ले बनी क्या कौन हो, देख लीजिए। अब देखिए, और यहाँ पे बीमा की बात की जाए, बीमा कितना होता है, कूलाम का बीमा 80 होता है, बटा है तो बटा कर लीजिए। मीटर ना, मीटर क्या एक लेंथ है, लेंथ का क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, ठीक ना। प्लस है नीचे तो प्लस है। अब इसको ऊपर भेजना है, तो ऊपर जब हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो L पे -3 हो जाएगा और 80 हो जाएगा, ठीक। या इसी को लिख सकते हैं आगे पीछे करके इसे, या 80 L पे -3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी कीजिए, ये होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ आ गया, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आज का लेक्चर जो था हम लोग का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। तो हम लोग आज का लेक्चर फाइनली हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूं। और आप लोग दिल दिमाग फेफड़े गुर्दे से और यहाँ प्रेजेंट होंगे तो आप लोगों को पक्का यकीन है मुझे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, अब ये लंबा आज का वीडियो हो गया है थोड़ा सा, तो इसको पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। स्किप मत कीजिएगा, यकीन मानिए आपको ही फायदा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।